हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 23 सितंबर 2023 का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो हमारे अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में आंसर राइटिंग में हम लोग इस कंटेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन, शुरू करते हैं 23 सितंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चले, पहली जो खबर है वो ये है कि पार्लियामेंट का एक पैनल है, उसने एक रिकमेंडेशन दिया है कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज आस्क्ड फॉर रिवाइजिंग रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अराउंड प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर एएसआई ने जिन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रखा है उन मॉन्यूमेंट्स के आसपास अगर कुछ कंस्ट्रक्शन के नियम कायदे हैं तो भाई उसमें बदलाव किया जाए। पार्लियामेंट के एक पैनल का ये कहना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा इस चीज का। देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में कई सारी तरीके की एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, कई सारे तरीके के एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं। अब ये जो सारी एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, ये भी एक मॉन्यूमेंट में आएगा। इसी तरीके से एलोरा की गुफाएं हो गई, या तमिलनाडु के हमारे बड़े शानदार किस्म के जो टेम्पल्स हो गए, या मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो हो गई। कोई आपके एंशियंट मंदिर हो गए, या फिर कोई बुद्धिस्ट स्तूप हो गया, जैसे सांची का स्तूप है। इस तरीके की जितनी भी ये अलग अलग पुरानी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं, एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स का प्रिजर्वेशन, इन सारी बिल्डिंग्स का रख रखाव और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग कई बार एएसआई भी लिखते हैं, कोई अगर पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है, तो अकॉर्डिंगली वो उसको अपने प्रोटेक्शन में ले लेती है एंड उसके अनुसार और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के रिस्टोरेशन और बाकी सारी गतिविधियां करने के अलावा उस बिल्डिंग के आसपास का जो इलाका है एक सर्टेन पैरीमीटर तक, उसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, क्या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, नहीं हो सकती, उन सबको लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। इनफैक्ट इसका पूरा का पूरा एक लॉ बना हुआ है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब ये खजुराहो का एक बड़ा शानदार मंदिर है। अब ये अपने आप में एक एंशियंट मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। अब ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑब्वियस सी बात है इसके प्रोटेक्शन में एंड प्रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ वो ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया इसके पास एक सर्टेन पेरीमीटर तक में कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और अगर कुछ किया भी जा सकता है तो क्या किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब इसी पूरे बैकग्राउंड में पार्लियामेंट्री पैनल ने ये आपका रिकमेंडेशन दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तरीके के जितने भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके आसपास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। इसकी वजह क्या है अब हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो समझना जरूरी था। देखिए, कानून है हमारे देश में जिसका नाम है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, AMASR एक्ट 1958। नाम ध्यान रखिएगा, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, AMASR एक्ट 1958। इस कानून के तहत में अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी भी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को, किसी भी जगह को, किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी इस तरीके की बिल्डिंग के अवशेषों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन में या फिर एएसआई प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के आसपास 100 मीटर में और उसके बाद के फर्दर 300 मीटर में किसी भी तरीके का ना तो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। बात को समझिएगा। जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर, लेट्स से ये एंशियंट मॉन्यूमेंट है, एक कोई पुराना मंदिर है।
अब इस मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया या फिर एएसआई प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। तो इस मंदिर के चारों तरफ पेरीफेरी में 100 मीटर तक में किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, और इस 100 मीटर के बाद के जो फर्दर 300 मीटर हैं उसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाया जाना है तो वो क्या करवाया जा सकता है, क्या नहीं करवाया जा सकता, उसको रेगुलेट किया जा सकता है एएसआई के द्वारा। या फिर आप यूं इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 मीटर में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये जो पहले 100 मीटर है, उसके बाद के जो फर्दर 300 मीटर है उसमें अगर कुछ करना है कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको, तो एएसआई से परमिशन लेना पड़ेगी, उसके बिना आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है एएमए-एसआर एक्ट। तो ऑल एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शन के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं जिसके चलते किसी भी तरीके से इस एंशिएंट मॉन्यूमेंट को खतरा हो सकता है, जैसे कि माइनिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी वगैरह जो है या तो प्रोहिबिट रहती है। पहले 100 मीटर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाद के 300 मीटर में प्रोटेक्ट में भी जो है रेगुलेटेड है, परमिशन लेना पड़ती है। अब होता क्या है, जैसे लेट्स से कि कोई गांव है, अब दिक्कत क्या आ रही है, ये आपका पूरा बैकग्राउंड है। होता क्या है कि लेट्स से कोई गांव है और वहां पे कोई एक एंशिएंट इस तरीके का मंदिर आपको देखने को मिल गया जो अच्छी स्थिति में नहीं है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एएसआई प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया। सपोज कर लेते हैं कि ये मंदिर जो है जहां पे बना हुआ है, ये मंदिर जहां पे बना हुआ है उसके लेट्स से 150 मीटर के बाद में गांव की एक सर्टेन आबादी रहती है या फिर उनके घर वगैरह बने हुए हैं। अब जैसे ही एएसआई वालों ने ये बोला कि भाई ये जो मंदिर है ये प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब इस मंदिर के आसपास के 100 मीटर में तो किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। यानी कि इस मंदिर की अगर पेरीफेरी के 100 मीटर में कोई आदमी रहता है तो, और उसका घर में अगर कोई दिक्कत आ गई, वो अपने घर में एक नई छत डलवाना चाहता है, नई अगर एक दीवार बनाना चाहता है या कोई चेंजेस करना चाहता है, तो वो कर ही नहीं सकता, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। 100 मीटर के डिस्टेंस की अगर वो रेंज में आ गया उसका घर वगैरह, और वो अपने घर की कुछ दीवार टूट गई, छत टूट गई, कहीं क्रैक आ गया, वो कोई बदलाव करवाना चाहता है, वो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता क्योंकि 100 मीटर में टोटली प्रोहिबिटेड है। लेट्स से 150 मीटर की बात कर लेते हैं। 150 मीटर पे गांव की अच्छी खासी आबादी रहती है। अब ये जो 150 मीटर वाले हैं, ये 100 मीटर के बाद जो फर्दर 300 मीटर की रेंज है जिसमें एक्टिविटी तो की जा सकती है बट परमिशन लेना पड़ती है, उस कैटेगरी में आ गए। हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहीं पे परमिशन दे देता हो, मगर मैक्सिमम जगहों पर आपको परमिशन नहीं मिलती। मतलब ये कि ये जो दूसरे लोग हैं जो 150 मीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं इस एंशिएंट मॉन्यूमेंट से, वो लोग भी अपने घरों में अगर किसी तरीके का बदलाव करना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ टूट फूट गई हो गई है तो उसको सुधारना चाहते हैं, सर्दियों के पहले पूरा रिपेयर वर्क कराना चाहते हैं, रंग रोगन या पेंटिंग कराना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन ही नहीं मिल रही है। इसके चलते हो क्या रहा है कि कई जगहों पर जैसे ये एंशिएंट साइट है, खासतौर पे गांव वगैरह में लोग जो है वो पूरी तरीके से इन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। फिर वो लोगों को आने से रोकते हैं, टूरिज्म को डिस्करेज करते हैं, एक आपका हॉस्टाइल किस्म का नेचर जो है वो बन जाता है। और कई बार गुस्से में ये भी हो सकता है कि मॉब मंदिर, या फिर मंदिर तो खैर नहीं, मगर कोई भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट जो है उस पर हमला करके उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो ये सारी गतिविधियां ना हो, इस बात को समझते हुए ये जो आपकी पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने बोला है कि भाई हम एक ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर जगह किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट को अगर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया तो उसके चारों तरफ सब कुछ ही बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। माइनिंग नहीं कराई जा सकती, बात समझ में आती है। कोई आप नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जिसके चलते उस मंदिर को या जो भी आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट है उसको नुकसान पहुंचे, ये बात भी समझ में आती है। बट कोई आदमी अपने घर में पेंटिंग करना चाहता है, उसके घर की छत गिर गई है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है, कुछ अगर इंप्रूवमेंट कराना चाहता है, वो करने से आप उसको रोक दो क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रेंज में आता है, ये बात सही नहीं है, ये अन्याय है। और इसी के चलते लोग बाग जो है कहीं ना कहीं अपने घरों में अगर रिपेयर वर्क भी नहीं करा पाएंगे तो उसके चलते ये जो पूरा का पूरा साइट है उसके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर वो खिलाफ हो गए तो फिर इसके अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। इन सारी बातों को समझते हुए एएसआई वालों ने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस पे पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला है कि भैया इसमें चेंजेस करना जरूरी है, क्योंकि कई बार इसके चलते पूरा का पूरा गांव जो है वो भी सफर करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि एक गांव है, लेट्स इतना बड़ा, अब इस गांव में 4 जगह पे इस तरीके के एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक ये बीच में मान लेते हैं और एक इधर मान लेते हैं। अब एक एक मॉन्यूमेंट के आसपास 100 मीटर में सब प्रोहिबिटेड है और फर्दर 300 मीटर में कुछ कर नहीं सकते। ये एक की बात हो गई। ये दूसरे वाले का 100 मीटर और फर्दर 300 मीटर, फिर ये इसका 100 मीटर और इसका 300 मीटर। अब ध्यान से देखिए तो पूरा का पूरा गांव कवर हो गया। इस पूरे के पूरे गांव में किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो कई बार इस नियम के चलते जो 100 और 300 का खेल हो रहा है
कि पहले 100 मीटर में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते और बाद के 300 मीटर में प्रोहिबिटेड तो नहीं है मगर रेगुलेटेड है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि कई बार पूरे के पूरे गांव जहां पे इस तरीके के कई सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट इधर उधर फैले हुए हैं, वो पूरा का पूरा गांव सफर करता है। तो पैनल ने यह बोला है कि इसके चलते कम्युनिटी हो जाती है, पूरे के पूरे गांव जो है, पूरी की पूरी कम्युनिटी इन मॉन्यूमेंट्स के खिलाफ हो जाती है और इसके फिर नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशंस किए गए हैं। तो ये जो है सबसे पहली या सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब यहां से जो अपने काम का कंसेप्ट बनता है वो ये है कि ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है, ये किस चीज में काम आता है। तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि इस एक्ट के तहत में जितना भी आपकी प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन में जितनी भी साइट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन किया जाता है। अब इसमें ये अपने को ध्यान रखना है कि 100 मीटर तक किसी भी साइट के चारों तरफ में कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी टोटली बंद है, बैन है, एंड उसके बाद के 300 मीटर में रेगुलेटेड है। यूपीएससी अगर इस पर सवाल पूछेगी तो ये कर सकते हैं कि 100 मीटर को 50 मीटर कर देंगे या 200 मीटर कर देंगे और 300 को जो है 150 कर देंगे या 500 कर देंगे। नंबर वगैरह के साथ में छेड़खानी करके आपसे एग्जैक्टली जस का तस स्टेटमेंट पूछ लेंगे। तो अपने को ये नंबर यहां पे ध्यान रखना है 100 और 300। अगर 200 500 कर दिया तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट पूरा जस का तस है, बट 100 की जगह 200 डाल दिया, 300 की जगह 500 कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो है इस पर्टिकुलर कानून के तहत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में ये पावर है। दूसरा ये कि कई अगर एक क्वेश्चन कहीं पर उठता है कि भाई इस तरीके की आपको चीजें मिली हैं और एएसआई वाले अपना एक काम कर रहे हैं और अगर कोई लोग इसके खिलाफ हो गए अगर वहां इस तरीके की एक्टिविटी में, तो आप कैसे संभालोगे। खासतौर पे एथिक्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए फिर आप जो है ये जो पैनल ने ये आपका रिकमेंडेशन किया है इसको कोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि आप एकदम ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजें या कुछ रीजनेबल जो है कुछ रीजनेबल इसमें रिलीव आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इस तरीके से आप मेंस में इसको कोट कर सकते हैं अगर एथिक्स का क्वेश्चन आता है। तो ये हो गई अपनी पहली न्यूज। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खबर है उसमें हमको आसियान देशों के बारे में बात करनी है और स्पेसिफिकली आसियान देशों से रिलेटेड एक चीज है जिसका नाम है 5 पॉइंट कंसेंसस। हमको इसके बारे में बात करनी है। अभी आसियान देश और आसियान देशों का जो है 5 पॉइंट कंसेंसस है, ये इसके बारे में बात क्यों करनी है, इसकी वजह यह है कि कुछ वक्त से ये न्यूज में था क्योंकि जो हमारे क्वाड देश हैं, क्वाड कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। अब क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं इनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, बाकी तो नहीं तो फिर मैं आपको इनका नाम बताता हूं। तो खबर यह है कि क्वाड जो देश हैं, क्वाड कंट्रीज ने आसियान देशों का या ये 5 पॉइंट्स का कंसेंसस जो है इसको सपोर्ट किया है, इसलिए काफी वक्त से न्यूज में। तो एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है यहां से कि ये 5 पॉइंट कंसेंसस क्या है। तो 5 point consensus is an agreement that happened between Myanmar जनता and ASEAN group of countries in April 2022 for restoration of democracy in Myanmar। मतलब ये है कि म्यांमार में जो मिलिट्री रूल अभी चल रहा है, म्यांमार में जो मिलिट्री ने जो तख्ता पलट करके डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और वहां पे वो सैन्य शासन लगा दिया, उसको बोला जा रहा है म्यांमार जनता। इन लोगों के बीच में और बचे हुए जो एशियान देशों के जो बचे हुए जो एशियान कंट्रीज का ग्रुप है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 2022 अप्रैल के महीने में, जिसमें म्यांमार की जनता ने यानी कि म्यांमार की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसने एशियान ग्रुप के बचे हुए देशों के साथ में ये प्रॉमिस किया था कि भाई हम अपने देश में डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करेंगे। अब डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन को लेकर 5 बातें की गई थी। तो ये जो 5 बातें हैं ये 5 पॉइंट कंसेंसस है। ये पिछले साल भी न्यूज में था, 2023 में भी चांसेस थे इसके आने के, बट ये नहीं आया। हो सकता है 2024 में ये पूछ लिया जाए। तो हमको ये याद रखना है एशियान की ये 5 पॉइंट इस सवाल इस तरह से बनेगा कि 5 पॉइंट कंसेंसस रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो इसका जवाब एक हो जाएगा म्यांमार, और अगर आपसे ग्रुप ऑफ कंट्री पूछा जाए तो वो दूसरा हो जाएगा आसियान। दूसरा सवाल जो यहां से बनेगा वो ये है कि ये जो 5 पॉइंट कंसेंसस है जो काफी वक्त से न्यूज में है, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो अपने को याद रखना है डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करने का जो म्यांमार की जनता ने या म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने जो वादा किया है आसियान देशों के साथ में, उसके साथ में ये उससे ही रिलेटेड है। और क्वाड कंट्रीज जो है हमारी, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है कि भाई ये 5 पॉइंट कंसेंसस लागू होना चाहिए एंड जल्दी से जल्दी म्यांमार में डेमोक्रेसी रिस्टोर होना चाहिए। रह रहकर 2-2 3-3 महीनों में ये बार बार खबर में आ रहा है, और हो ना हो गाहे बगाए डेमोक्रेसी जल्दी से जल्दी रिस्टोर वहां पे होगी तो यूपीएससी यहां से एक सवाल पूछ सकती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में म्यांमार है या बर्मा हमारे पड़ोस में ही है और ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब यहां से एक सवाल और बन सकता है कि आसियान जो कंट्रीज हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक तो म्यांमार है,
दूसरा थाईलैंड है, तीसरा कंबोडिया, चौथा सिंगापुर, पांचवा इंडोनेशिया, छठवां लाओस, सातवां वियतनाम, आठवां मलेशिया, नवा फिलीपींस और 10वां है ब्रुनेई। ये 10 देशों का जो संगठन है, साउथ ईस्ट एशिया की जो ये कंट्रीज हैं, इन छोटी छोटी कंट्रीज ने अपना खुद का एक बना रखा है पूरा ग्रुपिंग, जिसको आसियान ग्रुपिंग बोला जाता है। इंडिया के इनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और इन लोगों के साथ में अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, इसलिए ये सबके सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और म्यांमार, क्योंकि हमारे बॉर्डर भी लगती है इनके साथ में, रोहिंग्याओं का अच्छा खासा इशू भी चल रहा है, अच्छे खासे रोहिंग्या बैठा रखे हैं हमने, उनको वापस भी भेजना है, तो काफी सारे मसले हैं जिसके चलते म्यांमार इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारे लिए भी बेटर है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी जल्दी से जल्दी आए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहां से खत्म हो। तो दो तीन सवाल ये बनते हैं, 5 पॉइंट कंसेंसस क्या है, 5 पॉइंट कंसेंसस किससे रिलेटेड है, और तीसरा आसियान देशों में कौन कौन से देश आते हैं। तो नाम याद रखिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड हिंदुस्तान एशियान ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है। चलें अगली न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज है ब्लैक सी से रिलेटेड। अब ये ब्लैक सी से रिलेटेड न्यूज क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर यहां से सवाल क्या बन सकता है वो देखेंगे। खबर यह है कि ब्लैक सी में रशिया ने जो अपनी ब्लैक सी की फ्लीट बना रखी है, यानी कि रशियन नेवी की एक हिस्सा है जिसको ब्लैक सी की फ्लीट बोला जाता है, जो ब्लैक सी में ऑपरेट करने वाली रशियन नेवी की शिप्स वगैरह हैं, उनका हेडक्वार्टर है। उस हेडक्वार्टर को यूक्रेन वालों ने हिट करा है मिसाइल अटैक्स के साथ में, तो उसके चलते ये ब्लैक सी न्यूज में काफी बना हुआ है। इसके पहले भी काफी वक्त तक ब्लैक सी जो है न्यूज में बना हुआ था, स्नेक आइलैंड करके एक आइलैंड को लेकर और भी काफी सारे इश्यूज को लेकर। तो ये तो हो गई खबर। अब ये खबर अपने किसी काम की नहीं है, यूक्रेन वालों ने रशिया के हेडक्वार्टर को हिट कर दिया, रशिया वालों ने यूक्रेन पे मिसाइल मार दी और 10 तरीके के नाटक हो गए, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। मगर क्योंकि ये बार बार ब्लैक सी न्यूज में आ रहा है, तो यहां से एक मैपिंग का सवाल जो है बड़ा अच्छा बनकर तैयार होता है। यूपीएससी की एक कुछ वक्त से हैबिट हो गई है कि जहां जहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहां पे कंफ्लिक्ट हो रहा है, वहां से वो मैपिंग का क्वेश्चन जरूर पूछता है। अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़े हुए थे 2021 में, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उन लोगों ने सवाल पूछ लिया भाई लोगों ने कि तालिबान के साथ में किस किस देश की बॉर्डर लगती है। ये अभी उसके बाद रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो फिर सवाल इन लोगों ने पूछ लिया कि यूक्रेन की बॉर्डर किस किस देश के साथ में लगती है। इसी तरीके से अब क्योंकि ब्लैक सी बार बार न्यूज में आ रहा है इनके लड़ाई झगड़ों को चलते, तो ब्लैक सी पर भी एक सवाल बन सकता है। अब किसने किस पे मिसाइल मार दी उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, मगर यहां से मैपिंग का अच्छा सवाल बनकर तैयार होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि ब्लैक सी की बॉर्डर किस किस देश के साथ में लगती है। दूसरा ये कि ब्लैक सी की सबसे नियरेस्ट आपकी कौन सी सी पड़ती है, तो मेडिटेरेनियन सी जो है, और मेडिटेरेनियन सी का एगन सी जो है वो इसके सबसे ज्यादा पास पड़ता है। उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे जमीन का टुकड़ा, जमीन का एक छोटा सा पार्ट आता है, और उसके बाद में ब्लैक सी आपकी शुरू हो जाती है। तो ब्लैक सी के बॉर्डर किस किस देशों के साथ में लगते हैं, पहला तो रशिया हो गया, दूसरा हो गया यूक्रेन, तीसरा हो गया रोमानिया, चौथा हो गया बुल्गारिया, पांचवा हो गया टर्की, छठवा हो गया जॉर्जिया। तो ये नाम अपने को याद रखने हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ये है ब्लैक सी। रह रह के इस पे खबरें आती रहती हैं, क्योंकि ब्लैक सी का में जो ये इलाका अपने को देखने को मिल रहा है, ये है क्रीमिया। वैसे ये यूक्रेन का पार्ट था, मगर रशिया ने 2014 में इसको 14-15 में इस पे अटैक वगैरह कर करा के इसको कब्जे में ले लिया था। अब यहां पर रशिया ने जो है इसको कब्जे में ले रखा है, बाद में फिर इन्होंने पूरा यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब यहाँ पे रशिया वालों ने अपनी हेड कुछ बनाया होगा ब्लैक सी की फ्लीट का हेडक्वार्टर, तो उसको उड़ा उड़ू दिया यूक्रेन वालों ने। लड़ाई झगड़े इनके चलते रहते हैं, उससे अपना कोई खास लेना देना नहीं है। अपने को ये देखना है कि ब्लैक सी की बॉर्डर किस किस से लगती है। तो पहला देश जिससे ब्लैक सी की बॉर्डर लगती है वो हो गया रशिया, लिख लीजिएगा इसे। पहला देश जिसके साथ में ब्लैक सी की बॉर्डर लगती है वो हो गया रशिया, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दूसरा देश जिसके साथ इसकी बॉर्डर लगती है वो हो गया यूक्रेन। तीसरा देश जिसके साथ में इनकी बॉर्डर लगती है, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा की बॉर्डर नहीं लगती। उसके बाद में आ गया रोमानिया, बुल्गारिया। फिर आ गया आपका रोमानिया, चौथा आ गया बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं, रोमानिया और बुल्गारिया के बाद में फिर बॉर्डर लगती है टर्की की और जॉर्जिया की। यहां पे लिख देता हूं टर्की, जॉर्जिया।
इतने देश हैं, नाम याद रखना पड़ेगा। कोई अपना एक्रोनिम वगैरह बना लीजिए फनी सा, जिससे आपको याद रह सके, मगर ये नाम अपने को याद रखना है। रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, इतने देशों की बॉर्डर लगती है ब्लैक सी के साथ में। और क्यों याद रखना है? क्योंकि ब्लैक सी में भर भर के लड़ाइयां हो रही हैं। कुछ महीनों पहले स्नेक आइलैंड करके एक आइलैंड को लेकर कुछ इशू हुए थे, और इसके अलावा यूक्रेन ने एक बार और हमला किया था और एक काफी इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट जो जहाज है, या उस रशियन जहाज, उसको डुबा दिया था। इसके बाद में अब फिर हमला किया है, और फिर अब जो है मिसाइल अटैक हुआ है, रशिया वाले फिर पलट के मारेंगे। तो लड़ाई झगड़े इन लोगों के चल रहे हैं, और इसके नतीजे में ब्लैक सी लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो यूपीएससी का अगर मन हुआ तो इसके ऊपर सवाल पूछ लेगी, और पूछ लिया तो फिर अपने को याद रखना है, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया, या फिर रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, इतने जो देश हैं उनका ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर लगता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। GS3 का जो हमारा पेपर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के क्वेश्चंस में इस पर्टिकुलर न्यूज़ के जो पॉइंट्स हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो खबर यह है कि आरबीआई के एक्स प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर थे, कोई पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। तो एक आरबीआई के ये एक्स प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर किसी इवेंट में बोल रहे थे, और उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर 2-3 पॉइंट्स अपनी स्पीच में दिए। तो पूरी स्पीच पढ़ने के बाद में मैंने उन पॉइंट्स को आपके लिए लिख दिया है। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप एज इट इज मेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ये जो जनरल मैनेजर साहब थे, इन्होंने ये बोला है, सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला है कि आज भी हम लोगों ने यूपीआई का इतना बड़ा सब करवा लिया, नोटबंदी वगैरह होने के बाद में डिजिटल लेवल पर ट्रांजैक्शंस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी हम लोग गए, बट फिर भी एटीएम्स का पेनिट्रेशन जो है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, एटीएम्स का जो पेनिट्रेशन है आज भी देश में लो है। जितना होना चाहिए उतने ज्यादा एटीएम मशीन्स आज भी देश में नहीं लगे हुए हैं। करेंटली पूरे देश में लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब एटीएम मशीन्स पूरे देश में लगे हुए हैं। मगर अगर हम चाहते हैं कि सही मायनों में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, गांव गांव तक जो है, या अगर आप जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को एकदम ग्रास रूट लेवल तक उतारना चाहते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यह है कि हर एक गांव में कम से कम एक एटीएम मशीन होनी चाहिए। हिंदुस्तान में अब कुल मिलाकर 5 लाख गांव हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर पूरे देश में 2.5 लाख एटीएम लगे हुए हैं, तो गांव में कुल मिलाकर, टोटल सारे गांव में कुल मिला के कितने एटीएम मशीन लगे होंगे। और छोटे छोटे गांव जहां पे थोड़े दूर दराज में है, वहां तो एटीएम मशीन का नाम भी किसी ने शायद ना सुना हो, या फिर वहां पे एटीएम मशीन वगैरह ना लगी होंगी। तो इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि भी बहुत सारा काम करने के लिए बचा हुआ है। याद रखिएगा, ये डाटा काम आ सकता है, इसको आप कोट कर सकते हैं। पूरे देश में लगभग 2.5 लाख के करीब जो है आज की तारीख में एटीएम मशीन लगी हुई हैं, जो बहुत कम है। इनका नंबर बढ़ाना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर जाए, उसके लिए जरूरी यह है कि कम से कम पर विलेज एक एटीएम जो है, एक एटीएम पर विलेज जरूरी हो जाता है। इतना आपको कम से कम करना ही पड़ेगा। भारत में आज की तारीख में 5 लाख गांव कम से कम है, 5 लाख से ज्यादा ही है, बट 5 लाख का आंकड़ा मोटा मोटी पकड़ कर अगर अपन लोग चलते हैं, तो हर एक गांव में एक के हिसाब से गांव ही गांव में कम से कम 5 लाख एटीएम की जरूरत मिनिमम है, और पूरे देश में 2.5 लाख एटीएम है। तो अब इससे अपने को समझ में आता है कि कितना काम करने की जरूरत है। इस तरीके से आप जो है अपना पॉइंट बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक बढ़िया आंसर बना सकते हैं, उसमें इस डाटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स आरबीआई चीफ जनरल मैनेजर साहब की स्पीच के ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इसी के साथ में 23 सितंबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे द हिंदू न्यूज़पेपर से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो आने वाले स्टेट पीएससी और दूसरे एग्जामिनेशन हैं उसके लिए, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग 24 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इस करंट अफेयर्स की मदद से अपना प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, एंड बिल्कुल किसी भी तरीके से रुके नहीं, कंसिस्टेंटली काम करते रहें। समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू, जय हिंद।